हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 दिसंबर 2024, दिन बुधवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को माइनॉरिटीज राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। वहीं आज के दिन को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे के रूप में भी मनाते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। वसुदैव कुटुंबकम, जो कि हमारी भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है, तो आज प्रवासी दिवस के मौके पर विश्व भर के प्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज 18 दिसंबर को हमारे देश के 2 राज्यों में बैंक, स्कूल, कॉलेज वगैरह भी बंद रहेंगे, क्योंकि हर साल आज के दिन को गुरु घासीदास जयंती के रूप में भी मनाते हैं। तो छत्तीसगढ़, रायपुर वगैरह और मेघालय राज्यों में कुछ जगहों पर छुट्टियां रहेगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर राज्यसभा में चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान लहराने का विषय नहीं है, बल्कि ये सम्मान का विषय है। राज्यसभा में दोस्तों संविधान मुद्दे को लेकर काफी तीखी बहस हुई। अमित शाह और कांग्रेस प्रेसिडेंट के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोले कि तुम कायर हो, तो वहीं अमित शाह ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस को बड़ी नसीहत दी। विपक्ष के ईवीएम विरोध पर कहा कि कुछ तो शर्म करो। राज्यसभा पर संविधान चर्चा के दौरान गृह मंत्री बोले कि हमारा संविधान पाताल से भी गहरा है, लेकिन विदेशी चश्मे से भारतीय संविधान नहीं दिखेगा। अमित शाह ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है और इसीलिए आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन भाजपा ये कभी नहीं होने देगी। खैर, आखिरकार इन काफी बहसबाजियों के बीच वन नेशन वन इलेक्शन बिल, यानी एक देश एक चुनाव बिल, लोकसभा में बहुमत से पास हो चुका है। एक देश एक चुनाव बिल को पेश करने को लेकर वोटिंग हुई, तो लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 269 वोट पड़े, जबकि विरोध में विपक्ष में 198 वोट पड़े। हालांकि कांग्रेस ने यह भी कहा कि सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है। और जब एक देश एक चुनाव बिल पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई, तो गृह मंत्री अमित शाह बोले कि जिन्हें परेशानी है उन्हें पर्ची दे दीजिए। दोस्तों, लोकसभा में जो ये पेश हुआ नया विधेयक वन नेशन वन इलेक्शन बिल, यह आखिर हमारे देश में कब तक लागू हो पाएगा? तो अभी तक ये दोनों सदनों से पारित होगा, फिर राष्ट्रपति के फाइनल हस्ताक्षर के बाद ही हमारे देश में यह नया सिस्टम लागू हो पाएगा। इस बिल से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारियां आपको बताता हूं। इतिहास में पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब देश भर में अधिकतर राज्यों में एक साथ चुनाव हुए हैं। इनके कुछ हिस्टोरिकल डेटा भी आप देख सकते हैं। 1952 से लेकर 67 के बीच एक देश एक चुनाव बिल में आगे का रास्ता कुछ यूं होगा। एक साथ चुनाव पर कोविंद की समिति की सिफारिशों के 2 चरणों में इस बिल को लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और फिर दूसरे चरण में विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। एक देश एक चुनाव बिल को लागू करने के लिए हमारे देश के संविधान में भी 5 संशोधन करना जरूरी होगा। कौन कौन से अनुच्छेद में, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वैसे अभी भी दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम लागू है, जैसे दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, ब्रिटेन वगैरह, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर समारोह में शामिल हुए और राजस्थान जयपुर में प्रधानमंत्री बोले कि डबल इंजन सरकार राजस्थान के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पीएम ने राजस्थान वासियों से कहा कि 100% घरों तक नल से पानी पहुंचेगा। राजस्थान में कई नदियों को जोड़ने की योजना में देरी हुई, इसके पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। पीएम ने कहा कि 100 साल पहले कहा गया था कि किराने की दुकानों से पीने का पानी खरीदेंगे, आज ये सच हो गया है। साथ ही प्रधानमंत्री बोले कि राजस्थान सरकार के 1 साल के कार्यकाल के दौरान 43,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई और 1 लाख से ज्यादा नौकरियों की प्रक्रिया अभी भी जारी है। पीएम मोदी ने राजस्थान नहर परियोजना का भी उद्घाटन किया, जिससे कि राजस्थान के 21 जिलों में पीने के पानी का जल संकट दूर होगा। प्रधानमंत्री ने यहाँ ERCP नामक नई योजना की आधारशिला भी रखी है, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों के लिए काफी अहम साबित होगी। मध्य प्रदेश में 21 बांध व बैराज भी बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर टोटल दोस्तों अपने इस राजस्थान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 46,400 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं की सौगात दी। तो कुछ यूं रहा प्रधानमंत्री का राजस्थान कार्यक्रम। किन किन परियोजनाओं का कितना बजट रहा, शिलान्यास हुआ, इस बाबत कुछ डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इन परियोजनाओं के नए लोकार्पण भी किए गए, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, किसान आंदोलन पर कि सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त कमेटी से मीटिंग नहीं करेंगे किसान। चिट्ठी लिखकर बोले कि जो भी बात होगी केंद्र सरकार से होगी। और शंभू बॉर्डर खोलने के मामले पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ईडी ने बैंकों और दावेदारों को लौटाई 22,280 करोड़ की संपत्ति। आर्थिक अपराधियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई। और खबर है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बनकर दुनिया को हैरान किया। आनंद महिंद्रा ने तारीफ भी की कंपनी की। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने भी अपने ग्राहकों को एक चेतावनी दी और कहा कि सावधान हो जाएं, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल आजकल डीप फेक वीडियो काफी चल रहे हैं, AI जनरेटेड। तो SBI ने अपने ग्राहकों से इन डीप फेक वीडियो से सावधान रहने की चेतावनी दी है। ये देख सकते हैं आप, SBI द्वारा इस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया गया और कहा कि सोशल मीडिया पर SBI के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पर फेक वीडियो में बड़े रिटर्न देने वाली निवेश योजनाओं का प्रचार किया जा रहा। लेकिन SBI ने ये स्पष्ट कर दिया कि उन वीडियो का बैंक या उसके अधिकारियों से कोई लेना देना नहीं है। तो बैंक ने जनता से सतर्क रहने, सावधान रहने और घोटालों के जांचों में न फंसने की अपील की है ना। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, मुंबई में
क्रिकेट खेलते समय दिल का दौरा पड़ने से एक 31 साल के युवक की जान चली गई। देखिए मतलब आजकल युवाओं में हार्ट अटैक की घटनाएं कितनी ज्यादा बढ़ रही हैं। और वहीं खबर देखिए, आपको याद होगा 16 दिसंबर 2012 की रात को जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, तो उस निर्भया की मां बोली कि भारत में महिलाएं अभी भी असुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बेटी से कहा था अपराधियों को ऐसी सजा मिले कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, लेकिन अफसोस कि आज भी भारत में बेटियां लड़कियां सुरक्षित नहीं है। चलिए खबर है दोस्तों, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन 17 से 22 जनवरी तक होगा। पहली बार इस आयोजन में 34 से ज्यादा कंपनियां शोकेस करेगी अपनी नई गाड़ियां। दिल्ली के भारत मंडपम में इवेंट होगा। वही खबर देखिए, प्रियंका गांधी के बैग पर अब फिलिस्तीन के बाद बांग्लादेश का मुद्दा दिखा। बैग पर लिखा था हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। पाकिस्तानी नेता बोले कि हमारे सांसदों में इतनी हिम्मत नहीं है। कल ही आपको पता होगा प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के समर्थन वाला बैग लेकर संसद आई थी। उसके बाद काफी विवाद हुआ, तो अब दूसरे दिन वो बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन वाले नए बैग के साथ संसद पहुंची, तो भी बीजेपी ने घेरा। और प्रियंका गांधी के इस बैग की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले कि विपक्षी सांसद फिलिस्तीनी बैग लेकर घूम रही है, हम नौजवानों को इजराइल में जॉब दिलवा रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, शिवसेना ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की है। उद्धव ठाकरे बोले कि कांग्रेस सावरकर और भाजपा नेहरू की रट छोड़े, आगे की बात करें। दोस्तों अभी यूएस इलेक्शन की वजह से क्रिप्टो ने एक नया ऑल टाइम हाई टच किया है और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये मोमेंटम और भी ऊपर जा सकता है। मतलब कि ये बिल्कुल सही वक्त है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का। लेकिन आखिर कौन सा प्लेटफॉर्म सेफ और सिक्योर है क्रिप्टो में निवेश करने के लिए? तो दोस्तों इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक है CoinSwitch, इसके साथ कीजिए आप। और हाँ, अब तो आप यहाँ क्रिप्टो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ आपको मिलती है लोएस्ट फीस, 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और अप टू 25x लेवरेज। मतलब कि अगर आपके पास 1000 रुपए हैं ट्रेड करने के लिए, देन यू कैन ट्रेड विद 25,000 प्लस। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में नए हो तो आपको पहले 15 दिन के लिए मिलता है 100% फी रिबेट, मतलब कि आप अपने फीस को सेव करोगे। CoinSwitch फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया यानी FIU से रिकॉग्नाइज्ड है और 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म पर अपना ट्रस्ट दिखाया है। और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या? CoinSwitch अब आपको दे रहा 1% कैशबैक और पहले 30 डेज के लिए 0 ट्रेडिंग फी। CoinSwitch पर प्रूफ ऑफ रिजर्व POR भी मेंटेन किया जाता है। इनके टोटल कस्टमर्स होल्डिंग और टोटल CoinSwitch होल्डिंग्स के डेटा भी आप देख सकते हैं और ये डेटा दिखाते हैं इनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, तो अभी जाकर CoinSwitch को चेकआउट कीजिए। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. वही खबर देखिए, हाल ही में जो मीडिया में खबरें आई थी उस पर भारतीय सेना ने कहा कि 1971 युद्ध की तस्वीर हटाई नहीं गई, उसे आर्मी चीफ लाउंज से मानेकशॉ सेंटर में शिफ्ट किया गया ताकि ज्यादा लोग उसे देख सकें। वही दोस्तों दिल्ली के प्रदूषण पर भी बड़ी खबर आ रही कि दिल्ली NCR की हवा फिर से जहरीली हो गई। कई इलाकों का AQI 400 के पार पहुंचा, तो अब ग्रेव 3 के बाद ग्रेव 4 के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। और दोस्तों ग्रेव चरण 4 के प्रतिबंध के बाद अब दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, वर्क फ्रॉम होम और OD1 को लेकर भी कुछ नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। कार और ट्रकों के लिए भी सरकार की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। सबसे पहले तो देखिए आप ग्रेव 4 के चरण में क्या क्या पाबंदियां रहेगी, ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक रहेगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक या BS6 इंजन वाले ट्रकों को छूट रहेगी CNG के समेत। कंस्ट्रक्शन निर्माण गतिविधियों पर रोक रहेगी। 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। NCR से संबंधित राज्य सरकारें कॉलेज बंद करें, OD1 लगाने और गैर जरूरी व्यावसायिक गतिविधियों को अस्थायी रूप से कुछ बंद करने का फैसला भी ले सकती है। इसके अलावा भी ग्रेव 4 के प्रतिबंध में कुछ और नियम लागू होंगे, जिनकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अब तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। पेट्रोल पंप मालिकों को एक पत्र लिखा और कहा कि इन गाड़ियों को अगर ईंधन दिया तो कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में पेट्रोल पंप मालिकों को यह आदेश जारी हुआ कि BS6 वाहनों के अलावा किसी भी तरह के वाहन को पेट्रोल डीजल ना दें। अगर पेट्रोल पंप मालिक दूसरी गाड़ियों को ईंधन देते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल दोनों ही तरह के वाहनों पर दिल्ली में रोक रहेगी। ठीक है ना। बाकी दोस्तों प्रदूषण के दौरान आप ये कुछ सावधानियां जरूर बरतें, जिससे कि आपकी हेल्थ को ज्यादा नुकसान ना हो। चलिए अगली खबर देखिए, गुजरात के भावनगर में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। बस और डंपर की टक्कर में 6 लोगों की जान चली गई। सड़क किनारे खड़े डंपर से टकराई थी 50 यात्रियों से भरी बस। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश के संबल में एक और बंद मंदिर मिला। 1978 के दंगों के बाद हिंदू परिवार पलायन कर गए थे, तब से यह मंदिर बंद पड़ा है। वही देखिए RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले कि अहंकार दूर रखें, नहीं तो गड्ढे में गिरेंगे। RSS संघ प्रमुख ने कहा कि सभी वर्गों को मजबूत बनाना जरूरी है। और खबर है कि छत्तीसगढ़ में 48 घंटे गुजारने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने हिमड़ा के गांव से नक्सलियों को ललकारा और कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया होगा। वहीं एक अच्छी रिपोर्ट आ रही कि लाल कृष्ण आडवाणी की हालत में सुधार हुआ है, जल्दी उन्हें ICU से शिफ्ट किए जाने की संभावना है। और बड़ी खबर देखिए, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा बोले कि आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए।
जाति आधारित रिजर्वेशन सिस्टम जारी रहे या ना रहे, इस मुद्दे पर भी संसद में चर्चा होनी चाहिए। वहीं दोस्तों महाकुंभ की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। महाकुंभ से लौटने वालों को भी बिना टिकट सफर पर विचार किया जा रहा है। रेलवे के जनरल कोच में 200 से 250 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकेंगे। 3000 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर योगी सरकार जोरों शोरों से नए प्रयास कर रही है। 45 दिनों के इस महाकुंभ के दौरान देश भर से करीब 45 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। 13 जनवरी से ही यूपी प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है ना। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक ये महाकुंभ चलेगा। चलिए खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देहरा में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक हनुमान जी की प्रतिमा तोड़ दी। उसके बाद काफी विवाद मच गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पुलिस को चेतावनी भी दी, कहा कि आरोपियों को जल्द पकड़े नहीं तो आंदोलन करेंगे। वहीं एक दुख भरी खबर देखिए, मानव तस्करी का अनोखा मामला। हमीदा जो कि 22 साल बाद भारत लौटी है, उन्हें दुबई बताकर पाकिस्तान भेज दिया गया तस्करी के जरिए। अभी ये पंजाब के रास्ते घर वापसी की है, देखिए जरा। चलिए खबर है दोस्तों, सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि अब तक देश के 45 कोचिंग सेंटरों को भ्रामक विज्ञापन के लिए नोटिस जारी किया गया है और 19 कोचिंग संस्थानों पर 61,60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ये सख्त कदम उठाए हैं। और खबर देखिए, उड़ीसा के कलुंगा में रेलवे फाटक पर भी एक भीषण ट्रेन दुर्घटना हो गई। 3 बाइक सवार ट्रेन की चपेट में आए और इसमें टोटल 5 लोगों की जान चली गई। कभी भी दोस्तों रेलवे फाटक क्रॉस करते समय जल्दबाजी ना करें, वरना ऐसी घटनाएं हो सकती है ना। चलिए किसान भाई लोगों के लिए एक सरकार का नया कदम देखिए दोस्तों, किसानों को कीटनाशकों से होने वाले स्वास्थ्य खतरों से बचाने के लिए किसान कवच लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। और सबसे अच्छी बात यह कि ये कवच पूरी तरह से स्वदेशी है, मेड इन इंडिया है। 10 चूहों पर अध्ययन करने के बाद ये खास तरह का एक कपड़े का कवच बनाया गया है, जिससे कि किसान भाई लोग जब अपने खेतों में कीटनाशक वगैरह छिड़काव करेंगे तो उन्हें कोई नुकसान ना होगा, क्योंकि ये कवच एक खास तरह के कपड़े और तकनीक से बना हुआ है। इसकी कीमत लगभग 4000 रुपए है। इसे 150 बार धोया जा सकता है। ये कवच किसानों को कीटनाशकों से होने वाले स्वास्थ्य खतरों से बचाएगा, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं फटाफट से, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक भी दोस्तों चैनल से जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और बाकी इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट्स, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। अच्छा एक काम करो, आप खुद चैनल पर जाकर देख लो, हर एक वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है ना। तभी तो मैं आपको कहता हूँ कि सब्सक्राइब करके DLS भाई के साथ जुड़ जाओ यार। खैर दोस्तों, अपनी ढेर सारी बातें कभी करेंगे बाद में। फिलहाल अपन मौसम अपडेट की बात करे थे तो देखिए, राजस्थान समेत देश के 10 राज्यों में शीतलहर की चेतावनी। नोएडा गाजियाबाद में तो 5वीं तक के स्कूल भी बंद किए गए बढ़ती ठंड की वजह से। कुछ राज्यों के हालात देखिए आप, राजस्थान के 7 जिलों में आज भी शीतलहर का अलर्ट है। 16 शहरों में कड़ाके की ठंड की चेतावनी। अगले 3 दिन में ठंड और बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में घना कोहरा छाया, पारा 5 डिग्री तक पहुंचा। कुछ जिलों में तो बारिश की भी संभावना है। मध्य प्रदेश में भी भोपाल समेत 20 जिलों में आज शीतलहर का अलर्ट है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर देखिए आप, बर्फ की चादर से बिछ गई। हरियाणा में भी 9 दिन से लगातार शीतलहर चल रही है। अभी भी 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। हिसार समेत 5 जिले सबसे ठंडे चल रहे हैं। इधर पंजाब चंडीगढ़ में भी देखिए 11 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट। प्रदेश के 6 जिलों में धुंध का भी असर देखा जा रहा है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की कुछ संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। रायलसीमा, आंतरिक तमिलनाडु वगैरह में हल्की मध्यम बारिश भी हो सकती है। कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोना चांदी के भाव क्या चल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सोने के दाम में 546 रुपए की गिरावट हुई और चांदी का भाव भी 990 रुपए गिरकर अभी 88,525 रुपए प्रति किलो आ चुका है, जबकि सोने का रेट 76,362 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। और वहीं मार्केट पर भी नजर डाल लेते हैं दोस्तों। भारत के सेंसेक्स में शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई। 1064 अंक गिरकर 80,684 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 332 अंक गिरा। सरकारी बैंकों के शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। और निवेशकों के लिए खबर है, कल 19 दिसंबर को 5 नए IPO ओपन होने जा रहे हैं। ट्रांस रेल लाइटिंग से लेकर कॉनकॉर्ड एनवायरो तक में निवेश का मौका होगा। ये वो 5 कंपनियां अलग अलग सेक्टर की जिनके IPO 19 दिसंबर को ओपन होने जा रहे हैं। 27 दिसंबर को लिस्टिंग होगी। कुछ कंपनियों के अपडेट्स देखिए। अंबुजा सीमेंट्स में मर्ज होगी सांगी इंडस्ट्रीज और पेन्ना सीमेंट भी। शेयर होल्डर्स को भी हर 100 शेयर के बदले अंबुजा के 12 शेयर मिलेंगे। और ITC लिमिटेड से अलग हो जाएगा अब ITC होटल्स लिमिटेड। 1 जनवरी 2025 से ही डीमर्जर होगा। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ स्पोर्ट्स न्यूज यानी खेल समाचार देखिए दोस्तों। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट का अपडेट है। इंडिया ने फॉलो ऑन बचाया। पहली पारी में स्कोर 252/9 रहा। बुमराह और आकाश की जोड़ी नाबाद लौटी। वहीं वेस्ट इंडीज विमेंस ने भारत को 9 विकेट से हराया। दूसरे T20 में हैली मैथ्यूज ने 85 रन बनाए। मंदाना की 50 भी देखने को मिली है। चलिए स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही कि नौकरियों की भर्ती परीक्षाएं नहीं करवाएगा अब NTA। नए साल 2025 से सिर्फ नीट और JEE जैसे एंट्रेंस एग्जाम की ही जिम्मेदारी होगी NTA के पास। 9 बड़े रिक्रूटमेंट एग्जाम NTA से लिए गए, यानी इन 9 प्रमुख एग्जाम को अब NTA कंडक्ट नहीं करवाएगा। ठीक है ना। चलिए खबर है, PM मोदी ने सोशल मीडिया पर एक
एक पोस्ट की, उस पर बांग्लादेश ने आपत्ति भी जताई। प्रधानमंत्री ने लिखा था कि 1971 की जंग हमारी जीत थी, लेकिन बांग्लादेशी मंत्री बोले कि भारत सिर्फ सहयोगी था। वहीं खबर है अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि पुतिन से डील करने को तैयार रहे जेलेंस्की। यूक्रेन को जंग रोकने के लिए समझौता करना होगा, युद्ध की भरपाई में 100 साल लगेंगे। इधर ईरान देश में भी एक बड़ा फैसला लिया गया, 15 साल जेल वाले हिजाब कानून पर रोक लगी। राष्ट्रपति बोले कि इसमें सुधार की जरूरत है, अभी 2 महीने तक जेल का प्रावधान है। वही दोस्तों एक भूकंप पर बड़ी खबर आ रही कि दक्षिणी प्रशांत के वनुआतु में 7.3 की तीव्रता का भयंकर भूकंप आया। कई बिल्डिंगें ढह गई, कारें दब गई, इंटरनेट और फोन सर्विस भी ठप हुई। उसके बाद यहाँ की सरकार ने सुनामी का अलर्ट भी जारी किया। ये भूकंप की कुछ और अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा नुकसान हुआ। दक्षिण प्रशांत महासागर में मौजूद आइलैंड देश वनुआतु में ये शक्तिशाली भूकंप आया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, एक पावर प्रोजेक्ट मामले पर हमारे देश के 3 राज्य आमने सामने आ गए हैं। हरियाणा ने भी दावा ठोका, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं पंजाब और हिमाचल पहले से ही। केंद्र सरकार ने यथास्थिति बनाने को कहा है। दरअसल ब्यास नदी की सहायक उहल नदी पर बने 110 मेगावाट सानन हाइडल पावर प्रोजेक्ट को लेकर हिमाचल प्रदेश पंजाब के बीच जो पहले ही कानूनी लड़ाई चल रही, इसमें एक और नया मोड़ सामने आया। हरियाणा सरकार ने भी अब इस पर अपना दावा ठोका है। देखिए जरा, चलिए खबर है मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने लाडली बहना के लिए 465 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। किसानों के लिए भी कुछ बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें कुछ लिंक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिससे किसानों को सिंचाई में लाभ मिलेगा। इसके अलावा छात्रवृत्ति के लिए भी 360 करोड़ रुपए का बजट जारी करने का प्रावधान रखा है। वहीं खबर है बिहार की नीतीश सरकार ने जमीन मालिकों को बड़ी राहत दी, अधिकारियों को फुर्ती से करना होगा ये काम। दरअसल बिहार में जो भी जमीन से जुड़े मामले हैं ना, उनके निपटारे को लेकर अब समय सीमा का सख्ती से पालन करना होगा। बिहार के नीतीश सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है कि वे निर्धारित समय सीमा के अंदर सभी मामलों का निपटारा सुनिश्चित करें। और इस बैठक में ई मापी, भू अभिलेख पोर्टल, भू समाधान और भू सम परिवर्तन ऑनलाइन लगान को लेकर भी चर्चा हुई। और नीतीश सरकार ने आदेश जारी किया कि 60 दिन के अंदर अंदर जमीन से जुड़े सभी मामलों को निपटाया जाए। ऐसा वहीं दोस्तों बिहार में बेरोजगार युवाओं को भी 5,000 से 6,000 रुपए का भत्ता दें, पप्पू यादव ने नीतीश सरकार से ये बड़ी अपील की है। चलिए भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि तंबाकू नियंत्रण नीतियों में भारत का काम काफी अच्छा रहा है। हालांकि वैसे तो इन नीतियों को लागू करना एक मुख्य चुनौती है, लेकिन जॉब हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक तंबाकू पर ज्यादा टैक्स लगाकर इसका इस्तेमाल कम किया जा सकता है। कई एक्सपर्ट ये मानते हैं कि टोबैको प्रोडक्ट्स पर मतलब ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। वही खबर है दोस्तों, हरियाणा में 10 साल पहले परमानेंट हुए कर्मचारियों का जैकपॉट लग चुका है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ऐसे कर्मचारियों को प्रमोशन देगी। जून 2025 से उन कर्मचारियों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और देखिए भारत ने सी फूड कितना एक्सपोर्ट किया, उस पर आंकड़ा आ रहा कि अब तक सर्वाधिक मात्रा में सी फूड 17,81,602 मीट्रिक टन का निर्यात किया। मछली वगैरह मतलब सी फूड है ना। वही खबर है दिल्ली मेट्रो के इस रूट पर अगले 10 दिन तक सेवाएं प्रभावित रहेगी। DMRC की तरफ से अपडेट जारी किया गया। अगर आप दिल्ली से मेट्रो की यात्रा करते हैं तो बड़ा अपडेट है। DMRC ने बताया कि जहांगीरपुरी और शमेपुर बादले के बीच मेट्रो सर्विस अगले 10 दिन तक प्रभावित रहेगी। मतलब इस रूट के कुछ मेट्रो स्टेशन वगैरह बंद रहेंगे। कुछ केबल चोरी की घटनाएं हुई, उसके बाद ये मेट्रो सेवाओं पर असर पड़ रहा है। चलिए खबर है उत्तर प्रदेश में निजी हाथों में सौंपी जाएगी अब यूपी के 42 जिलों की बिजली। सरकारी और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी योगी सरकार ने ये नियम तय कर दिए हैं। कुल मिलाकर यूपी सरकार अब बिजली डिपार्टमेंट का भी प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। और इसको लेकर क्या क्या नई गाइडलाइंस हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है दोस्तों, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का सबसे बड़ा फैसला, इन लोगों को हर महीने मिलेगी 10,000 रुपए तक पेंशन। दरअसल झारखंड सरकार ने आंदोलनकारियों के लिए बड़ा फैसला लिया। अब उन्हें एक समान पेंशन के रूप में 10,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। जो लोग मतलब राज्य में कभी न कभी आंदोलन में शामिल रहे हैं, तो उन लोगों को ये हर महीने 10,000 पेंशन मिलेगी। वही खबर देखिए, पार्लियामेंट में केंद्रीय कृषि मंत्री बोले कि किसानों की आमदनी तेजी से बढ़ रही है और इसे दुगुना करने की कोशिश भी कर रही है हमारी सरकार। कृषि मंत्री ने ये आंकड़े भी जारी किए। कहा कि 2002-03 में किसानों की आय 2,015 रुपए प्रति महीना थी, जो 2018-19 में बढ़कर 10,218 रुपए प्रति महीना हो गई है। और टेक न्यूज से खबर है दोस्तों, इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया नया कोलाज फीचर। और इस फीचर के तहत आप पूरे 1 साल के मोमेंट्स एक साथ शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों मित्रों के साथ इंस्टा प्रोफाइल पर, है ना। और देखिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI की डिप्टी गवर्नर का कहना है कि बाय नाउ पे लेटर स्कीम और क्रेडिट कार्ड के जरिए युवा ज्यादा खर्च करते हैं, इसकी वजह से उनकी बचत घट रही है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत को $1 लाख करोड़ की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए गेमिंग उद्योग, गेमिंग इंडस्ट्री काफी अहम रोल निभाएगी। और वहीं गोल्ड इंपोर्ट के डेटा भी देखिए आप, सोने के आयात में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। भारत का व्यापार घाटा भी $37.84 अरब के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने वनस्पति तेल, खाद और चांदी की अधिक खरीदारी से आयात सालाना आधार पर 27% तक बढ़ गया है। और इस अवधि के दौरान अब तक सर्वाधिक $14.8 अरब का सोना भी आयात किया गया। और भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल हुई। ईडन गार्डन के जुलन और युद्ध नायक के नाम पर होंगे स्टैंड। भारत इंग्लैंड T20 मैच से पहले ये उद्घाटन होंगे।
और वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी कहना है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के नए उपक्रम। और पार्लियामेंट में इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि DRDO को अपने अनुसंधान का विस्तार करना चाहिए। युद्ध के खतरों पर भी संसदीय समिति ने चिंता जताई। और वहीं खबर है दोस्तों, अब तटीय सुरक्षा भी करेंगे BSF और CISF के जवान। समुद्र तट की हिफाजत में 204 नए पुलिस स्टेशन भी बनाए गए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में ये बात की जानकारी दी। चलिए खबर देखिए आप, महाराष्ट्र में 25 जनवरी 2025 से फिर से अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे मनोज जरांगे। उन्होंने सरकार पर मराठा आरक्षण को लेकर दबाव बनाने की भी बात कही है। और भारत के लिए एक दुख की बात है, लापता लेडीज फिल्म ऑस्कर 2025 की दौड़ से बाहर हुई। वहीं खबर है कि 21 दिनों के लिए बद्रीनाथ हाईवे बंद रहेगा। आज से 7 जनवरी तक इस रास्ते से गुजरेंगे वाहन। 18 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक ये रूट डाइवर्ट किया गया, देख सकते हैं आप जानकारी भी। चलिए यूपी की योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक हुई और उसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए। अब खरीदी जाएगी उत्तर प्रदेश में 3000 नई डीजल बसें और शिक्षकों की तबादला नीति भी बदली जाएगी। और भी यूपी कैबिनेट बैठक में किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली, कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति 2024 को भी कैबिनेट से कल मंजूरी मिल चुकी है। और यूपी विधानसभा के सत्र में सीएम योगी बोले कि हमने 7 लाख नौकरियां दी, 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षक बनाए। शिक्षा मित्रों पर भी उन्होंने चुप्पी तोड़ी। शिक्षा मित्रों की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने उनकी सेवाओं को समाप्त करने का आदेश दे दिया था, उसके बावजूद हमने उनकी सेवाओं को एक्सटेंड किया है। चलिए खबर देखिए, सन मोबिलिटी कंपनी की बड़ी पहल, बंगलुरु रेल मेट्रो कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौता किया कंपनी ने, जिससे ग्राहकों को कई नई सुविधाएं भी मिलेगी, जैसे EV चार्ज वगैरह करने की सुविधा मिलेगी, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब लंबे समय से बंद म्यूचुअल फंड खाते का पता लगाना आसान होगा। सेबी ने एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया जो कि आपके काम को चुटकियों में आसान कर देगा। MITR यानी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट नाम से यह नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्विस शुरू किया, जिसके जरिए आप अपने म्यूचुअल फंड के पुराने अकाउंट को भी ट्रैक कर पाएंगे। वही खबर है, गुजरात सरकार ने भी एक नया AI टास्क फोर्स का गठन किया है। हर साल टास्क फोर्स के कामकाज और उसके कार्यक्षेत्र की समीक्षा की जाएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का यह कहना है। और ये टास्क फोर्स तकनीक पर आधारित शासन व्यवस्था को अपनाने के लिए बनाई गई है, ताकि राज्य को सामाजिक और आर्थिक विकास में अग्रणी बनाए रखा जा सके। वहीं हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला देखिए, राज्य के कर्मचारियों को मिलेगी पदोन्नति यानी प्रमोशन, ACP स्केल भी मिलेगा। हरियाणा में 10 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में पक्के हुए कर्मचारियों को अब पदोन्नति यानी प्रमोशन दिया जाएगा। चलिए खबर है, इंडियन नेवी दुश्मनों के लिए अब और घातक होगी, हाइपरसोनिक मिसाइलें करेगी युद्ध पोतों पर तैनात। वहीं दोस्तों बैंक लोन पर बड़ी खबर आ रही, इस महीने दिसंबर में कई बैंकों से लोन लेना महंगा हुआ है, जैसे SBI, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक और IDBI बैंकों ने अपनी लोन की बेसिक MCLR रेटों में बढ़ोतरी की है। और भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भी डेटा जारी किया, कहा कि 6 महीने का रिकॉर्ड टूटा, 1.5 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका है भारतीय बैंकों का घाटा भी। और एलन मस्क की संपत्ति पर भी एक बड़ी रिपोर्ट देखिए, उन्होंने दिसंबर महीने में हर सेकंड 80 लाख रुपए से ज्यादा कमाए। मतलब देखिए यार, दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की नेटवर्थ में तगड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि हमारे देश के जो सबसे अमीर आदमी है ना, अंबानी, अडानी वगैरह, उनको मिलाकर जितनी कुल संपत्ति है, एलन मस्क ने उसका लगभग 1.5 गुना इसी साल 2024 में कमा लिया। कितना अंतर है एलन मस्क और अंबानी अडानी की नेटवर्थ में, देख सकते हैं। चलिए खबर है, लोहा खदान में भारत की पहली महिला शिफ्ट शुरू हुई और देश में ऐसा पहली बार हुआ है। टाटा स्टील ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में ये महिला शिफ्ट शुरू की है। और खबर है, भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स नाम से शुरू हुआ। ये अभ्यास 20 दिसंबर को समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फ्रांस के मयोटो में चक्रवाती तूफान चीडो से हुई तबाही पर दुख व्यक्त किया और देश में नशीली दवाओं की खपत को कम करने के लिए मांग में कमी लाने के लिए सरकार ने एक नई राष्ट्रीय कार्य योजना भी शुरू की है। और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहेल का कहना है कि साल 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए देश के प्रयासों में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मतलब देश में एजुकेशन को बेहतर करना पड़ेगा, तभी विकसित भारत का सपना साकार हो पाएगा, है ना। और खबर है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में आर्मेनिया के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष एलन सिमोनियन से द्विपक्षीय बैठक की मुलाकात की। और दक्षिण भारत की 5 दिवसीय यात्रा के दौरान हैदराबाद के बोलाराम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नीलेयम पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नई दिल्ली में मंत्रालय परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। और देखिए, मुंबई एयरपोर्ट ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, नवंबर में 47 लाख पैसेंजरों ने सफर किया इस एयरपोर्ट के जरिए। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि दूसरी तिमाही में GDP दर में कमी अस्थायी है, आगे तेजी से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था। वहीं खबर है दोस्तों, गति शक्ति विश्वविद्यालय नौसेना ने लॉजिस्टिक शिक्षा के लिए समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने MP ग्वालियर में GSI भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। और भारत के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट पर रिपोर्ट आने की दुनिया में स्मार्टफोन निर्यात के मामले में तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन चुका हमारा देश भारत। चलिए दोस्तों, कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में हाईकोर्ट के आदेश के बाद युवाओं को मिली बड़ी राहत। 5388 पदों पर जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ। वहीं राजस्थान में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम मामले में सुनवाई पूरी हुई, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी पर रिपोर्ट देखिए आप, 35,186 बेरोजगार और बढ़ गए,
जबकि सरकार ने 5 महीने पहले 7.5 लाख बेरोजगार कम होना बताया था। लेकिन असली रिपोर्ट क्या है देखिए जरा। अभी प्रदेश में 26 लाख से भी ज्यादा बेरोजगार युवा है, मध्य प्रदेश में, है ना। और एमपी के भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला की शुरुआत हुई, 23 तारीख तक चलेगा ये। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती पर खबर आ रही कि अब दस्तावेजों की जांच होगी, विभाग ने जारी किया आदेश। और छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया भी स्थगित हुई, सरकार ने आदेश जारी किया। यूपी में संभल दंगे की फाइल फिर से खुलेगी, मुरादाबाद कमिश्नर ने मांगे रिकॉर्ड। 46 साल पहले 1978 में 184 हिंदुओं की जान चली गई थी, तो इस फाइल को फिर से खोला जाएगा उत्तर प्रदेश में। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राज्य के प्रगति यात्रा पर निकलेंगे। 23 दिसंबर से पश्चिमी चंपारण से यह यात्रा शुरू होगी। बिहार के 5 जिलों में जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और देखिए बिहार में नए साल में 251 कन्याओं का सामूहिक विवाह भी होगा गया में। वहीं 19-20 दिसंबर को बिहार में बिजनेस कनेक्ट 2024 समिट का आयोजन होगा। राजधानी पटना में मंत्री नीतीश मिश्रा बोले कि करीब 80 टॉप लेवल कंपनियां आएगी। और खबर है झारखंड में जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। 22 जनवरी को इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। और झारखंड बोर्ड एग्जाम पर भी खबर आनी, 11 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होगी। 10वीं की 13 दिन और 12वीं की परीक्षा 16 दिन तक चलेगी। और हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार ने 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू की, जिसके तहत कई कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा। 13 जून से प्रमोट भी होंगे। 20 साल सर्विस वाले कर्मचारी पक्के होंगे और 10 साल सर्विस वालों को प्रमोट किया जाएगा। मैंने आपको शुरुआत में बताया था ये अपडेट, है ना। वैसे हरियाणा सरकार का प्लान देखिए, राज्य में निकाय चुनाव के बाद नए जिले भी बनाए जाएंगे। 4 सदस्यीय कमेटी ने शुरू किया काम। हरियाणा हिसार में किसान नेता डल्लेवाल के समर्थन में भूख हड़ताल भी हुई। 100 से ज्यादा किसानों ने अनशन शुरू किया। पंजाब सरकार ने भी 19 तारीख को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। कृषि विपणन नीति ड्राफ्ट पर रणनीति बनाई जाएगी। हिमाचल विधानसभा में पहली बार शून्यकाल शुरू होगा। क्षेत्र के 2 मुद्दे उठा सकेंगे विधायक। उत्तराखंड में भी जल्द ही लागू होगा यूसीसी कानून। इम्प्लीमेंटेशन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी शुरू हुई। और देश की केंद्र सरकार का भी कहना कि श्रम सुधारों को लागू करने के लिए जल्द ही नियम बनाए राज्य सरकारें। संसद की एक स्थायी समिति ने ये रिपोर्ट भी पेश की। राजस्थान सरकार का प्लान है दूतावास की तरह हर राज्य में राजस्थान सरकार का कार्यालय होगा। जैसे दुनिया के अलग अलग देशों में इंडियन एम्बेसी होती है ना, वैसे राजस्थान के प्रवासियों को सुविधा के लिए सरकार प्लान बनाए है। और लाखों राशन कार्ड धारकों पर संकट छाया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की तरफ से फैसला लिया गया है कि जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो नए साल 2025 से पहले ई-केवाईसी कंप्लीट करवा लें, वरना आपका राशन कार्ड बंद हो सकता है। और खबर है भारत और वियतनाम के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए कोच्चि पहुंचा वियतनाम का तटरक्षक जहाज CSB 8005। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए नीट 2025 परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस जारी हो चुका है। ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। और राजस्थान में कंपाउंडर, नर्स, जूनियर पदों पर बम्पर भर्ती का ऐलान। 15 जनवरी तक फॉर्म भरने का मौका है। ये देख सकते हैं आप, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी। SSC CGL Tier 1 2024 की मार्क्स लिस्ट जारी हो चुकी है। 18 जनवरी से Tier 2 के एग्जाम शुरू होंगे। और रेलवे भर्ती बोर्ड का भी कहना कि जल्दी RRB NTPC एग्जाम की डेट यानी परीक्षा की तिथियां जारी कर दी जाएगी। ओके, और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। पोको M7 Pro 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हुआ। कीमत 13,999 से शुरू। और Realme 14X स्मार्टफोन भी आज लॉन्च होगा। और भारत में सबसे अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन पोको C75 भी लॉन्च हुआ। इसकी कीमत है लगभग 8,000 रुपए। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर है दोस्तों, जर्मनी में चांसलर सोल्ज की सरकार गिरी। संसद में अविश्वास प्रस्ताव से हार गई है। वहीं कनाडा की डिप्टी PM ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, मिथुन राशि के लोगों को करियर में तरक्की मिलने की संभावना है। और तुला राशि के लोगों को भी आर्थिक लाभ हो सकता है। मिथुन राशि के लोगों को नौकरी में तरक्की भी मिल सकती है। मीन राशि के जातकों को भी प्रमोशन मिलने की संभावना है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दुनिया में स्मार्टफोन एक्सपोर्ट के मामले में अभी भारत किस नंबर पर है दुनिया के अलग अलग देशों की लिस्ट में। कमेंट करके लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।